भारत के वो दो नागरिक जिन्होंने भारत में नक्सलवाद का बीज बोया था। ये नक्सली या माओवादी पिछले कुछ दशकों से भारतीय सेनाओं के लिए मुसीबत खड़ी करते आए। नक्सलियों का जब मन करता है तब सेनाओं के काफिले पर हमला कर देते हैं या फिर सेना के गाड़ियों को आईडी ब्लास्ट करके उड़ा देते हैं। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ नक्सलियों का एक ना भेद पाने वाला किला जैसा है। इसमें भी बक्सर और सुकमा जिलों में तो नक्सलियों का सिक्का चलता है। नक्सलियों की मुखिया हिडम्मा एक राजा की तरह रहती है। हिडम्मा को उसके सैनिक चारों तरफ से घेरे रखते हैं। भारत सरकार और सेना ने नक्सलवाद को खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज तक इसे खत्म नहीं कर पाई। आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि नक्सलवाद का जन्म कब और कैसे हुआ, ये नक्सलवादी भारत सरकार से क्या चाहते हैं, तथा साथ ही जानेंगे वो तो भारतीय कौन थे जिन्होंने नक्सलवाद को भारत में खूब फैलाया और पैदा किया था, और समझेंगे कि माओवाद और नक्सलवाद में अंतर क्या होता है। दुनिया में हथियार क्रांति से सत्ता पाने की शुरुआत 19वीं सदी में एक जर्मन दार्शनिक के विचारों से हुई, जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। उनकी दो किताबें कम्युनिस्ट घोषणा पत्र और दास कैपिटल ने करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी थी। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवादी समाज में संघर्ष होगा और मजदूर वर्ग यानी कि सर्वहारा वर्ग पूरी दुनिया में पूंजीपति यानी बुजुर्गा वर्ग को हटाकर उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लेगा। धीरे धीरे दुनिया में न कोई वर्ग बचेगा और न ही कोई राज्य बचेगा। इसे कम्युनिज्म या साम्यवाद कहा गया था। इसी विचारधारा पर 1917 में रूसी क्रांति हुई, जिसकी अगुवाई व्लादिमीर लेनिन ने की थी। लेनिन ने उस वक्त रूस के राजा निकोलस द्वितीय को हटाकर पूरे देश पर नियंत्रण कर लिया। व्लादिमीर लेनिन को मजदूर वर्ग अपना मसीहा मानने लगा। सोवियत रूस के ही पैटर्न पर चीन में माओ त्से तुंग ने किसानों को साथ लेकर जमींदारों के खिलाफ क्रांति कर दी। इस जंग में जीत के साथ ही 1949 में चीन की सत्ता माओ त्से तुंग ने हासिल कर ली थी। 20वीं शताब्दी में क्यूबा और अन्य देशों में भी मजदूर वर्ग ने शासन करने वालों को उखाड़ फेंका और उत्पादन के साधनों पर कब्जा जमा लिया। मजदूर वर्ग से भरी इस दुनिया में कम्युनिज्म फैलने लगा था। दुनिया में कम्युनिज्म फैलता जा रहा था। उसी दौरान भारत में एक जमींदार के घर चारू मजूमदार का 1918 में जन्म हुआ। चारू मजूमदार को शुरुआत से ही जमींदारों और पूंजीपतियों से चिढ़ थी। उन्होंने 1937 से 1938 में कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली और देश को जमींदारों के चुंगल से आज़ाद करवाने की ठान ली थी। चारू मजूमदार ने 1946-1947 के तेभागा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये आंदोलन बटाईदार किसानों को फसल के 1/3 हिस्से की बजाय 2/3 हिस्सा दिलाने के लिए किया गया था। 1950 में चारू मजूमदार को जेल जाना पड़ा और वहां उनकी मुलाकात हुई कान्हू सान्याल से। कान्हू सान्याल एक युवा छात्र थे जिन्होंने हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS की परीक्षा दी थी। कान्हू सान्याल ने उस वक्त बंगाल के मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय के खिलाफ प्रदर्शन किया था और काले झंडे दिखाए थे। इसी कारण उनकी गिरफ्तारी हुई थी और वो जेल में बंद थे। यहाँ चारू मजूमदार की पक्की विचारधारा और कान्हू सान्याल के गर्म खून का मिलन हुआ। दोनों ने एक दूसरे की आइडियोलॉजी समझी। जेल से छूटते ही कान्हू सान्याल ने कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI ज्वाइन कर ली। बात है सन 1967 की। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की सत्ता थी और किसान आंदोलन अपने उफान पर था। इससे घबराए जमींदारों ने बटाईदार किसानों को अपनी जमीन से बेदखल करना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक किसान था बिगुल। उसने अपने पक्ष में केस जीत लिया, लेकिन दबंग जमींदार ईश्वर तिर्की ने उसे कब्जा देने से मना कर दिया था। इसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोकल लीडर्स और नेताओं ने किसानों के हथियारबंद दस्ते बनाकर जमीनों पर कब्जा शुरू कर दिया। इसका नेतृत्व करने वाले थे चारू मजूमदार और कान्हू सान्याल। चारू मजूमदार को नक्सलवाद का पिता और कान्हू सान्याल को पहला नक्सली माना जाता है। ये दोनों पढ़े लिखे शहरी लोग थे। आंदोलन की मजबूती के लिए इन्होंने 6 फीट 5 इंच के आदिवासी जंगल संथाल को अपने साथ जोड़ लिया।
जंगल संथाल ने जमींदार नगेंद्र राय चौधरी का सिर धड़ से अलग कर दिया और यहीं से एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत हुई। ये सब कुछ उत्तरी बंगाल के नक्सलवाड़ी थाना क्षेत्र में हो रहा था। नक्सलवाड़ी के नाम पर इस विद्रोह का नाम नक्सलवाद पड़ा। यही नाम आज तक चला आ रहा है। इसे मानने वालों को नक्सलवादी कहते हैं। चारू मजूमदार और कान्हू सान्याल चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग को अपना आदर्श मानते थे, इसलिए नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। नक्सलवाद को शुरू करने वाले चारू मजूमदार 1972 में मोस्ट वांटेड थे। 16 जुलाई 1972 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कस्टडी में लाल बाजार पुलिस थाने में चारू मजूमदार की मौत हो गई। परिवार का आरोप था कि पुलिस ने उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद दवा और लाइफ सपोर्ट सिस्टम उन्हें नहीं दिया, इसलिए उनकी मौत हो गई थी। वहीं उनके साथी कान्हू सान्याल ने चारू मजूमदार की मौत के बाद नक्सलवाड़ी विद्रोह की विफलता का दोष चारू मजूमदार के सिर मंड दिया। कान्हू सान्याल ने 1977 में पार्टी छोड़ दी और हिंसक क्रांति का रास्ता भी त्याग दिया। कान्हू सान्याल ने 23 मार्च 2010 को आत्महत्या कर ली थी। जंगल संथाल को 1970 में गिरफ्तार करके अलीपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया। सरकार ने नक्सली कैदियों को रिहा करने की पेशकश की। सिर्फ एक शर्त थी कि वो हथियारबंद क्रांति का रास्ता छोड़ देंगे। जंगल संथाल ने इसे ठुकरा दिया। वे 1977 में रिहा हुए, लेकिन खुद को अलग थलग पाया। जंगल संथाल अवसाद और शराब पीने की लत का शिकार हो गए और 4 दिसंबर 1988 को उनकी मौत हो गई। चारू मजूमदार, जंगल संथाल और कान्हू सान्याल के बाद नक्सली आंदोलन कई उतार चढ़ाव और बहसों के बाद 2 तरह के धड़ों में बंट गया। पहले धड़े का मानना था कि जनता अभी हथियारबंद क्रांति के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हथियार छोड़कर राजनीति के जरिए उसे तैयार करना होगा। वहीं दूसरा धड़ा खुद को माओवादी कहने वाला एक हथियारबंद संगठन, जिसका दावा कि जनता पूरी तरह क्रांति करने के लिए तैयार है। इन्हें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है। इनके प्रभाव वाले क्षेत्र को रेड कॉरिडोर कहते हैं। बंगाल के नक्सलवाड़ी से शुरू हुई ये कहानी कुछ दशकों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पहाड़ों और जंगलों तक फैल गई थी। बात करें नक्सलियों के क्षेत्र या इलाकों में जो उनकी विचारधारा को नहीं मानता, उन्हें ये पुलिस इन्फॉर्मर बताकर मार दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में अपनी ताकत दिखाने के लिए भी ये अपने वर्ग शत्रुओं को मारते रहते हैं। इससे उनके परिजन माओवादियों से बगावत करते हैं, उन्हें भी मार दिया जाता है और ये चैन हमेशा चलती रहती है। स्कूल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रक्चर पर भी माओवादी हमले के पीछे इनका मकसद लोगों को मुख्य धारा से तोड़ना होता है, क्योंकि अगर लोग विकास में भागीदार हो गए तो माओवादियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा जैसे राज्यों में नक्सलियों को कमजोर करने में या खत्म करने में सेंट्रल पुलिस से ज्यादा अहम भूमिका राज्य पुलिस ने निभाई थी। इन राज्यों की पुलिस ने नक्सलियों से लड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई। इस टीम में उन्हीं के राज्य के जवान और अधिकारियों की भर्ती हुई। इनको नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग और मॉडर्न हथियार दिए गए थे। इसकी वजह यह है कि स्थानीय पुलिस को लोकल क्षेत्र की जानकारी होती है। इन क्षेत्रों में उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क भी अच्छा होता है। छत्तीसगढ़ में ये प्रोसेस थोड़ा लेट शुरू हुआ, जिसके कारण पड़ोसी राज्यों में पुलिस ऑपरेशन चलाए जाने के बाद नक्सली छिपने के लिए छत्तीसगढ़ की ओर भाग निकलते। इस तरह छत्तीसगढ़ नक्सलियों का मुख्य अड्डा बन गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब इस तरह की घटना ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि बाकी राज्यों की तरह अब यहाँ नक्सलियों के खिलाफ बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। चैनल पर नए हो तभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।